गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर। फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं हम सभी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्त प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्त एक और बात बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं कल ही बताया हूँ कि एक वीडियो दोस्तों अब हम पूरे पॉलिटी को वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे। तो पॉलिटी का पहला चैप्टर भारतीय संविधान का संविधान सभा स्टार्ट हो चुका है। संविधान सभा की वीडियो 3 पार्ट में आएगी दोस्तों, जिसका एक पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप चैनल पे उसको जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। अब पूरे पॉलिटी को चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्त कीप सपोर्ट, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारा आत्मबल बढ़ाता है, मेहनत करने के लिए आकुर करता है। तो प्लीज़ दोस्त ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर को। चलिए देखते हैं आज के पहले करेंट अफेयर। तो दोस्तों आज का पहला करेंट अफेयर है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी। तो किन दो शहरों के बीच चलेगी दोस्त? तो ये देवलाली से दानापुर के बीच चलेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अब देवलाली से दानापुर चलेगी, तो देवलाली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक जंक्शन है, ठीक है दोस्तों, देवलाली जंक्शन। और वहाँ से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चलेगी। और इस ट्रेन का कौन सी स्पेशल है? तो किसान स्पेशल है दोस्तों, ठीक है। तो अब किसान स्पेशल है तो बात कर लेते हैं ये किस तरह की ट्रेन है, क्यों चलाई जा रही है। तो दोस्तों किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जी, मीट, मछली, दूध आदि लाने और ले जाने के लिए ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब तक फल, सब्जी, दूध एवं आदि चीज़ क्या होता था दोस्तों? किसान सड़क से होते हुए ट्रकों में ले जाया करते थे और लाया करते थे। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त भी लग जाता था एवं सामान खराब होने में भी खराब होने की भी आशंका होती थी। जैसे कि मान लीजिए दोस्त ज़्यादा टाइम लग जाता था तो दूध फटने का डर, सब्जी सूखने का डर, फल खराब होने का डर और किसानों को नुकसान होती थी। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस रेल की उद्घाटन की है चलाने के लिए। और जो अब की बार का बजट आया था, निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए ये ट्रेन चलाई गई। अब महाराष्ट्र के देवलाली से चलाई गई है, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और वर्तमान में सीएम कौन है? तो दोस्त उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दानापुर बिहार का है, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फाल्गु चौहान है। कौन है दोस्तों? फाल्गु चौहान है, ठीक है दोस्तों। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। कौन है? तो नीतीश कुमार। तो इतना चीज बन जाता है इससे करेंट अफेयर। अब देखते हैं नंबर 2 करेंट अफेयर। नंबर 2 करेंट अफेयर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये पूर्व राज्यपाल थे। कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरीश चंद्र सक्सेना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गिरीश चंद्र सक्सेना। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ठीक है। अब गिरीश चंद्र सक्सेना है, तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, यही है गिरीश चंद्र सक्सेना, ठीक है फ्रेंड्स। और इनको ही हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये पूर्व राज्यपाल थे, किसके? तो जम्मू कश्मीर के। तो अब जान लेते हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है। तो कौन है दोस्तों वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल? तो वर्तमान में दोस्तों मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर के क्या? तो न्यू
गवर्नर, ठीक है, उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए फ्रेंड्स। मैं इसी तरह का वीडियो आपके समक्ष हमेशा और रोज़ाना करेंट अफेयर और डेली पॉलिटी वीडियो लाता रहूँगा, और पॉलिटी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते रहेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस के साथ। देखते हैं आज के थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्त, थर्ड नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है? तो कितना प्रतिशत दोस्त रेपो दर बनाने के सर्वसम्मति से फैसला लिया है आरबीआई ने? तो ये 4% लिया है। कितना प्रतिशत? 4%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आरबीआई है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता भी देते हैं दोस्तों कि ये किस तरह का जो रेपो दर जारी किया गया है। ठीक है, क्योंकि 4% है तो बता भी दे लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 सदस्यीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी वर्तमान स्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इतनी बात कही। अब देखते हैं फोर्थ नंबर करेंट अफेयर। तो दोस्तों आज का फोर्थ नंबर करंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? क्या दोस्तों? तो तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने की है दोस्तों? तो ये किया है छत्तीसगढ़ दोस्तों। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किया तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। अब छत्तीसगढ़ किया तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। वर्तमान टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है दोस्तों। और ये किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और वहाँ के वर्तमान टाइम पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके है। कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के कैपिटल कहाँ पर है? तो रायपुर है। अब छत्तीसगढ़ के काम हुआ है छत्तीसगढ़ में इसका, तो जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों की लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। अब तेंदुपत्ता है तो ये तेंदुपत्ता है क्या? तो दोस्तों ये एक प्रकार का पत्ता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाई जाती है? तो बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में के लिए इस्तेमाल होने वाली है। तो राज्य क्या करती है? वनस्पति द्वारा एकत्र की गई हुई तेंदुपत्ता को राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है एवं इसका नाम किसके नामों पर रखा गया है? तो कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर इस योजना का उनके जयंती पर उनके सम्मान में उनका नाम रख करके इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो तेंदुपत्ता क्या होता है? तो बीड़ी बनाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, मतलब एक पत्ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 5 नंबर करेंट अफेयर। तो 5 नंबर करेंट अफेयर है दोस्त कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना
कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। तो किस सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए 3 कंपनियों से समझौता किया? तो किस बैंक ने किया है दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र के, तो ये केनरा बैंक ने किया है। कौन सा बैंक ने? तो केनरा बैंक ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अब केनरा बैंक ने किया है तो केनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। केनरा बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो केनरा बैंक का स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुआ था, यानी कि 1906 में हुआ था केनरा बैंक का स्थापना दोस्तों। और केनरा बैंक के वर्तमान टाइम पे सीईओ कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर है। कौन है दोस्तों? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु में पड़ता है। अब 3 कंपनियों के साथ किया है केनरा बैंक ने समझौता, तो वो 3 कंपनी कौन कौन सी है ये जान लेते हैं दोस्तों। तो वो 3 कंपनी है दोस्तों। पहला कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दूसरा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। और तीसरी कंपनी जो है दोस्तों HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस है। कौन सा है दोस्तों? HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस। तो सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। पहला है दोस्तों कौन सा? तो पहला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, तीसरा है दोस्तों HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इतना बनता है इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर दोस्तों। चलिए 6 नंबर का करेंट अफेयर है दोस्तों। 6 नंबर है कि दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किनका हो गया दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सादिया दहलवी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सादिया दहलवी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सादिया दहलवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनका हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया। तो दोस्तों सादिया दहलवी का जन्म 1957 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 में सादिया दहलवी का जन्म हुआ था दिल्ली में। ये दिल्ली की एक सूफी महिला थी और सूफीवाद पर अपनी पुस्तक लिखती थी दोस्तों। इनकी पहली सूफीवाद पर जो पुस्तक आई थी वो था सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम। क्या था दोस्तों? सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम। तो कब आई थी ये पुस्तक? तो ये 2009 में आई थी दोस्तों। आप जानते हैं कुछ ही दिन में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड करेंट अफेयर है, तो ये पूछ सकता है कि सादिया दहलवी का जो है पहला पुस्तक कौन सा था? तो कौन सा पुस्तक था दोस्तों? तो द हार्ट ऑफ इस्लाम, जो उन्होंने 2009 में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन बनता है उनसे और ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 7th नंबर प्रश्न। 7th नंबर प्रश्न है दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू कर दी है? अब किस योजना के तहत किया है दोस्त? तो ये किया है फ्रेंड्स पायलट योजना के तहत। कौन सा? पायलट योजना के तहत। तो इसका ए ऑप्शन जो है दोस्त सही हो जाएगा। ठीक है, अब RBI ने किया है तो जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो RBI का स्थापना मैंने अभी बताया कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 1935 को हुआ था। और RBI के वर्तमान टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। अब पायलट योजना लॉन्च किया गया है, तो पायलट योजना के बारे में जान लेते हैं। RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन करने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क एवं कनेक्टिविटी थोड़ा कम है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा? ये भारतीय इंडिया डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगी एवं मेक इन इंडिया को थोड़ा सा प्रोत्साहित मिलेगा। और ये
डिजिटल के तरफ लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। किसके लिए, किसके ओर से? तो आरबीआई के तरफ से। कौन सा योजना के तहत? तो पायलट योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के 8 नंबर करेंट अफेयर। 8 नंबर करेंट अफेयर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर को स्थिति का मुद्दा उठाया? जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया। तो किस देश ने उठाया दोस्तों? तो ये चीन ने उठाया। किस दोस्तों? चीन ने उठाया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चीन ने उठाया तो ये जो मैप में देख रहे हैं इमेज में, ये चीन के राष्ट्रपति है और कौन है? तो शी जिनपिंग है दोस्तों। ठीक है, और चीन की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो बीजिंग पड़ता है दोस्तों। और बीजिंग को ही चीन का राजनीतिक एवं राष्ट्रीय केंद्र कहा जाता है, राजनीतिक केंद्र कहा जाता है। बीजिंग को है चीन का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र कहा जाता है। अब सुरक्षा परिषद है, यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना जो है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था। और इसके जो है दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के 9th नंबर करेंट अफेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9th नंबर करेंट अफेयर है, तो थोड़ा सा 9th नंबर देख लेते हैं अच्छे से कि आईआईटी, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्ण अनुमान विश्लेषण हेतु सुरक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस आईआईटी ने किया? तो दोस्तों ये कानपुर आईआईटी ने किया। कौन सा आईआईटी? कानपुर आईआईटी। अब कानपुर आईआईटी है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो कानपुर आईआईटी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो कानपुर आईआईटी का स्थापना हुआ था दोस्तों 1959 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1959 में आईआईटी का स्थापना हुआ था कानपुर का। ठीक है, अब ये समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है किसके साथ? तो सुरक्षा मंत्रालय के साथ किया, सुरक्षा परिषद के साथ। तो इसके बारे में रक्षा मंत्रालय के साथ है, तो रक्षा मंत्रालय थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। वर्तमान टाइम पर रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है दोस्तों। और गृह मंत्री कौन है? तो माननीय अमित शाह जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये किया है कानपुर के साथ, तो उसके बारे में जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्ण अनुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान को करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर के तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आईआईटी कानपुर अब सुरक्षा मंत्रालय को सुरक्षा मुहैया एवं जिन पर संदेह होगा उन पे नज़र रखने के लिए एवं समझौता रखने के लिए क्या करेगी? एक मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करेगी। ठीक है दोस्तों, कौन? आईआईटी कानपुर करेगी। ठीक है, चलिए इतना प्रश्न बनता है 9 नंबर प्रश्न से। अब देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हरियाणा गवर्नमेंट ने किया तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट के वर्तमान टाइम पे राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है दोस्तों? सत्यदेव नारायण
आर्य हैं गवर्नर। और वर्तमान टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और ये किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? तो बीजेपी, भाजपा से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने किया तो जान लेते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में। हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख, कितने दोस्तों? तो राज्य में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। मीन्स दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आपके आधार में कितने होते हैं अंक? तो 12 अंक होते हैं। ठीक है, आपके आधार नंबर कितना होता है? 12 अंकों की होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों ये जो होगा पीपीपी कार्ड होगा, उसका 8 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र होगा। ठीक है दोस्तों, और राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार को उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। जो राज्य पंजीकरण नहीं करेगा उसे हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गवर्नमेंट सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे राशन वगैरह हो गया और अन्य सुविधा जो है दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये किस सरकार ने किया? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि प्लीज़ रोज़ाना एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में सारा दिन लगा दीजिए और उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, यानी कि रुकिए मत। निरंतर जो है प्रयास ही सफलता का मुख्य मार्ग है दोस्तों। और धैर्य, ये आपको 2 चीज़ बनाए रखना है। जरूर आप एक दिन सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का कोर्स देख लेते हैं। होके मायूस नई शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। कहने का मतलब है कि जिंदगी में कहीं एक जगह मत रुक जाइए, क्योंकि जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी दोस्त? कि उसके तरफ आप निरंतर प्रयास करेंगे, चलते रहेंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रोजाना एक सीक्वेंस में आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो अंततः आपकी जीत जरूर होगी। और सफलता जो है दोस्तों, मंजिल जो है, आप अपनी बाहें फैलाए हुए आपकी स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए दोस्तों। एक बहुत छोटी सी कहावत है, मैं कह देता हूं कि अगर आपका उद्देश्य आपके दर्द से बड़ा होगा तो अंततः जीत आपकी उद्देश्य की ही होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट अवश्य करें। कुछ भी सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रोज़ाना टेलीग्राम पे 5 to 6:30 डिस्कशन क्लासेस होता है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें 100+ क्वेश्चन रोजाना पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न के वेरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। पॉलिटी का दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे। आज दोस्तों पॉलिटी संविधान सभा का भाग 2 आ जाएगा, भाग 1 मैंने डाल दिया है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। प्लीज विश्वास दिखाइए दोस्त, क्योंकि अब विश्वास ही आपका हमारा आत्मबल है। लाता रहूँगा इसी तरह का वीडियो आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुभ प्रभात।